हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। इसके पहले के अंक में हमने गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास के बारे में जाना। आज के अंक में हम गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि गुप्तकालीन में शासन और प्रशासन किस प्रकार संचालित होता था। तो आइए शुरू करते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्त काल में राजा की दैवी उत्पत्ति में आस्था रखने वाला राजतंत्र प्रचलित था। दैवी उत्पत्ति का अर्थ यह होता है कि जब शासक के यानी राजा के उत्पत्ति देवताओं के अंश से हुई है या राजा के उत्पत्ति को देवताओं से संबंधित किया जाता है तो इसे राजा के दैवी उत्पत्ति कहा जाता है। और यह जो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था था जिसमें सम्राट यानी राजा जो सर्वोच्च शक्तियों का मालिक था, सबसे अधिक शक्तिशाली था, इसके आस्था यानी गुप्तकालीन शासन में राजा के उत्पत्ति से संबंधित जो विचारधारा थी वह विचारधारा यह मानती थी कि राजा की उत्पत्ति देवताओं के अंश से हुई है और इस तरह का राजतंत्र प्रचलित था। राजतंत्र का अर्थ यह होता है जिसमें राजा का शासन होता है, यानी जो राजा शासक बनता है फिर उसका पुत्र शासक बनता है और यह वंश परंपरा के अनुसार जो शासन व्यवस्था चलती है जिसमें पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र शासक बनता है, यह व्यवस्था राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। तो गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था था जिसमें राजा के दैवी उत्पत्ति में आस्था रखी जाती थी, इस प्रकार का राजतंत्र गुप्त काल में प्रचलित था। और इस बात की पुष्टि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की तुलना जो इंद्र, वरुण, कुबेर और यम जैसे देवताओं के साथ साथ पृथ्वी पर निवास करने वाले परमेश्वर के रूप में की गई है। यानी यह कहा गया है कि समुद्रगुप्त जो गुप्तकालीन सम्राट था, शासक था, वह इंद्र, वरुण, कुबेर और यम के समान था और वह पृथ्वी पर निवास करने वाला परमेश्वर था, पृथ्वी पर निवास करने वाला सबसे बड़ा ईश्वर था। इस तरह गुप्तकालीन जो राजा था वह दैवी उत्पत्ति में आस्था रखने वाला जिसमें देवताओं के अंश विद्यमान थे और वह परमेश्वर था यानी ईश्वर में भी सबसे बड़ा था, ऐसा माना जाता था। अब हम गुप्तकालीन प्रशासन को कुछ बिंदुवार समझने का प्रयत्न करेंगे जिसमें 5 प्रमुख बिंदु होंगे, जिसमें से सबसे पहला बिंदु होगा वह होगा सम्राट, यानी हम सम्राट के बारे में जानेंगे। दूसरा अमात्य तथा मंत्री, यानी जो मंत्री परिषद सम्राट की सहायता के लिए होती थी उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रांतीय व्यवस्था, चौथे नंबर पर तत्कालीन गुप्त प्रशासन की कर व्यवस्था और 5वें नंबर पर दंड व्यवस्था को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इसमें सबसे पहला सम्राट। गुप्त राजा ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने गौरवपूर्ण उपाधियों को धारण किया था। ये उपाधियां कौन सी थी? ये उपाधियां थी परमेश्वर की, यह उपाधियां थी महाराजाधिराज की, यह उपाधि थी परम भट्टारक की। इन उपाधियों को धारण किया और इन उपाधियों को धारण करके जनता के मन में यह विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न किया कि राजा जो है वह ईश्वर जैसा शक्तिशाली है, वह सबसे बड़ा ईश्वर है, वह राजाओं में भी सबसे बड़ा राजा है। इन उपाधियों को धारण करने के साथ साथ गुप्तवंशी शासकों ने प्रजावत्सलता और धर्म पालन को महत्वपूर्ण स्थान दिया, यानी वह प्रजा के प्रति अच्छा भाव रखते थे, प्रजा पालन में विश्वास करते थे और वह धर्म पालन, राजा का जो धर्म होता है, राजा के जो कर्तव्य होते हैं अपने प्रजा के प्रति, उन कर्तव्यों का पालन करना गुप्तकालीन राजाओं का विशिष्ट गुण होता था। इसके अलावा सम्राट प्रधान सेनापति, सर्वोच्च सेनापति होता था और प्रयाग प्रशस्ति में इस बात को समुद्रगुप्त के संबंध में कहा गया है, देवता के रूप में संबोधित किया गया है। यानी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को देवता कहा गया है और यह देवता कहना इस बात को प्रमाणित करता है कि राजा के पास दैवी शक्तियाँ थी, शासक के दैवी उत्पत्ति में विश्वास किया जाता था। दूसरा अमात्य या मंत्री।
गुप्तकालीन जो नौकरशाह होते थे, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रधान होते थे, उनका सामूहिक नाम अमात्य था। यानी अमात्य शब्द से गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारियों का बोध होता है। प्रयाग प्रशस्ति में राज्यसभा का उल्लेख है, जिसमें विभिन्न विभाग और यह विभिन्न विभाग विभिन्न मंत्रियों के अधीन होते थे। इस बात का पता प्रयाग प्रशस्ति से चलता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि एक मंत्री परिषद होती थी और इस मंत्री परिषद का प्रमुख संधि विग्राहक होता था। यह एक प्रमुख सदस्य होता था। हरिसेन एक साथ संधि विग्राहक, कुमारमात्य और महादंडनायक, यह तीन विभागों का प्रमुख सदस्य था। इस प्रशासनिक व्यवस्था में जो गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी थे, उन प्रमुख अधिकारियों को हम जानेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पर ध्रुवाधिकरण थे और यह ध्रुवाधिकरण का मुख्य कार्य था भूमि कर वसूली करना, यानी यह भूमि कर वसूली विभाग के प्रमुख थे। दूसरे अग्रहारिक दान विभाग के प्रमुख पदाधिकारी होते थे। तीसरे नंबर पुस्तपाल भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था। साथ ही यह भूमि का मूल्य और प्रकार का निर्धारण करता था कि भूमि किस प्रकार की होगी, भूमि का मूल्य क्या होगा। इस सभी बातों का निर्धारण पुस्तपाल के द्वारा किया जाता था। चौथे नंबर पर विनय स्थिति स्थापक थे, जो धार्मिक मामलों के प्रधान अधिकारी होते थे और यह धार्मिक मामलों के प्रधान अधिकारी होने के साथ साथ जनता के नैतिक आचरण का भी परीक्षण करते थे। यानी जनता के नैतिक आचरणों पर भी ध्यान रखते थे। जनता का नैतिक आचरण किस प्रकार ऊपर उठे, किस प्रकार उसको ऊपर उठाया जाए, इसका भी यह ध्यान विनय स्थिति स्थापक रखते थे। पांचवें महाबलाधिकृति, यह महाबलाधिकृत जो थे वह सेनापति होते थे। इनका जो प्रमुख कार्य था वह सेना छावनी व्यूह रचना करना और यह इस विभाग के प्रमुख अध्यक्ष होते थे। छठे नंबर पर दंडपाशिक होते थे। दंडपाशिक यानी सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, यह दंडपाशिक कहलाते थे। सातवें नंबर पर रणभंडागारिक होते थे और इनका प्रमुख कार्य था सैनिक सामग्री और रसद का प्रमुख होना। यानी यह सैन्य सामग्री और रसद जो सैनिकों के राशन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली राशन सामग्री होती थी, उसका यह प्रमुख होते थे। आठवें नंबर पर चोरोधरणिक जो होते थे, यह गुप्तचर विभाग का अधिकारी होते थे और इनका कार्य था कि राजा तक गुप्त सूचनाओं को पहुंचाना। 9वें नंबर के अधिकारी अक्ष पाटलाधिकृत होते थे। इनका कार्य था राजकीय पत्रों या अभिलेखों को रखना। इनका यह अक्ष पाटलाधिकृत जो होते थे वह राजकीय पत्रों को लिखने या अभिलेखों को लिखवाने का प्रमुख कार्य करते थे। 10वें नंबर पर राजस्थानी होते थे और राजस्थानी यह सम्राट या राज्यपाल के प्रसाद जो महल होता था उस महल के अधिकारी होते थे। महल से संबंधित सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना राजस्थानीय का कार्य होता था। 11वें नंबर पर महादंडनायक होते थे। महादंडनायक का कार्य था युद्ध काल में सेना का नेतृत्व करना और सामान्य परिस्थिति में यह मुख्य न्यायाधीश होता था और इनका कार्य था राजा के न्यायिक कार्यों में सहायता प्रदान करना। 12वें नंबर पर अधिकारी भटाश्वपति होते थे। भटाश्वपति यह अश्वारोही सेना का निरीक्षक होते थे। अश्वारोही यानी घुड़सवार सेना का निरीक्षण करना भटा अश्वपति का कार्य था। 13वें नंबर के अधिकारी महाअश्वपति होते थे। यह अश्वारोही सेना के अध्यक्ष होते थे। नरपति यह पैदल सेना के प्रमुख होते थे और सर्वाध्यक्ष यह केंद्रीय शासन का प्रमुख अधिकारी होते थे। 16वें नंबर पे अधिकारी महाप्रतिहार या कंचुकी होते थे। यह अंतःपुर के अधिकारी होते थे। अंतःपुर के व्यवस्थाओं को देखना महाप्रतिहार या कंचुकी का कार्य होता था। 17वें नंबर पर धर्माधिकारी होते थे और धर्माधिकारी धार्मिक पुस्तकों के ज्ञाता थे और इनका कार्य नगर में व्यवस्था को बनाए रखना था। 18 नंबर में अधिकारी प्रतिहार होते थे जिनका कार्य था उत्सवों का आयोजन करना। 19वें नंबर पर अधिकारी महाअक्षपटलिक होते थे जिनका कार्य था आय व्यय का लेखा जोखा रखना। 20 नंबर के अधिकारी आज्ञा संचारिक होते थे और यह दरबारी या संरक्षक होते थे।
गुप्त राजाओं ने अधिकारियों के दो नए वर्ग को सृजित किए, जिसमें सबसे पहला था वह था संधि विग्राहिक। संधि विग्राहिक यानी संधि और विग्रह करने वाला अधिकारी, शांति और युद्ध का मंत्री। वर्तमान में जिस प्रकार विदेश मंत्री होते हैं, जिनका कार्य कूटनीति के द्वारा आपसी पड़ोस के राजाओं के साथ संबंध किस प्रकार निर्धारित हों, यह संबंध निर्धारित करने का कार्य संधि विग्राहिक का होता था, जो पड़ोसी राजाओं के साथ संबंधों का उचित समन्वय स्थापित करता था। दूसरे अधिकारी कुमारमात्य होते थे। यह उच्च पदस्थ अधिकारियों का समूह होता था और इनका संबंध राजा और युवराज से होता था। अब तीसरे नंबर की व्यवस्था वह प्रांतीय व्यवस्था को हम समझेंगे कि प्रांतीय व्यवस्था गुप्त काल में किस प्रकार संचालित थी। गुप्त काल में प्रांतों को देश, अवनी या भुक्ति कहा जाता था और गुप्तकालीन प्रांतों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला भाग देश या राष्ट्र के नाम से जाना जाता था और यह सम्राट द्वारा स्वयं शासित क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश कहलाती थी और इसके प्रशासक को गोप्ता या गोपना कहा जाता था। दूसरा भुक्ति होता था और भुक्ति का प्रधान ऊपरी कहलाता था। जो गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाइयां कार्य करती थीं, उन प्रशासनिक इकाइयां क्षेत्रवार किस प्रकार कार्य करती थी वह हम समझने का प्रयत्न करेंगे। जो इकाई थी वह सबसे बड़ी इकाई राज्य या देश थी और उसका विभाजन प्रांत में, प्रांत का मंडल में, मंडल का जिला में और जिला का तहसील में विभाजन होता था। उत्तरी क्षेत्र में इसी प्रांत को भुक्ति के नाम से और मंडल को विषय या भोग के नाम से, जिला को अधिष्ठान या पट्टन के नाम से और तहसील को विधि के नाम से जाना जाता था। वही प्रांत की इकाई दक्षिणी क्षेत्र में मंडल या मंडलम कहलाती थी और मंडल कोट्टम या वलनाडु कहलाता था, जिला नाडु कहलाता था और तहसील पट्टल और कुर्रम कहलाता था। अब चौथे नंबर की व्यवस्था वह कर व्यवस्था को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। गुप्त काल में जो भूमि कर होता था, उस भूमि कर को भाग या उद्रंग कहा जाता था और यह उपज का 1/6 भाग होता था, यानी छठा हिस्सा उपज का जो भूमि कर के रूप में, जिसे भाग या उद्रंग कहा जाता था, उस रूप में लिया जाता था। गुप्त काल में भूमि के जमीन के प्रकार जो थे वह कई प्रकार के थे। उसमें सबसे पहली भूमि थी वह थी नाल या क्षेत्र भूमि। नाल या क्षेत्र भूमि सबसे उच्च प्रकार की भूमि थी। यह कृषि योग्य सबसे उपजाऊ भूमि को नाल या क्षेत्र कहा जाता था। दूसरी भूमि वास्तु थी, जहाँ पर आवास बनाया जाता था, रहने का घर बनाया जाता था, बस्तियाँ होती थी, उन्हें वास्तु भूमि कहा जाता था। तीसरे प्रकार की भूमि खील भूमि होती थी, जो परती भूमि होती थी, यानी जो जमीन, जो भूमि जोती न जा सकती हो, जोता नहीं जाता हो, परती रहता हो, उसको खील भूमि कहा जाता था। चौथी भूमि देवमात्रिक भूमि होती थी और यह देवमात्रिक भूमि सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहता था, यानी जब वर्षा होती थी तभी इस क्षेत्र पर सिंचाई हो सकती थी। कृत्रिम सिंचाई की कोई व्यवस्था इस क्षेत्र में नहीं होती थी। पाँचवें नंबर की भूमि अदेवमात्रिक भूमि कहलाती थी और यह ऐसी भूमि होती थी जो भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर न हो, यानी कृत्रिम रूप से सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो, वह अदेवमात्रिक भूमि कहलाती थी। राज्य संभवतः उपज का चौथाई से छठा भाग कर के रूप में लेता था, यानी जो कर होता था वह जितनी उपज होती थी उसका 1/4 हिस्सा या छठा हिस्सा कर के रूप में राज्य लेता था। और यह जो कर की अदायगी होती थी, यानी जो कर जमा किया जाता था, कर दिया जाता था, वह नकद या अन्न दोनों रूप में दिया जाता था। जो नकद रूप में दिया जाता था, कैश के रूप में दिया जाता था, उसको हिरण्य कहा जाता था और जो अन्न के रूप में दिया जाता था वह अन्न के रूप में करों की अदायगी भी की जा सकती थी। पांचवी व्यवस्था वह दंड व्यवस्था थी और गुप्त काल में जो विधि निर्माता थे वह प्रकांड विद्वान थे। विधि निर्माताओं ने सर्वप्रथम व्यवहारिक और फौजदारी, व्यवहारिक यानी दीवानी जिसको अंग्रेजी में सिविल कहा जाता है, या फौजदारी जिसको आपराधिक या अंग्रेजी में क्रिमिनल लॉ कहा जाता है, इसको परिभाषित किया था और अलग अलग किया था, पृथक्कृत किया था, विभाजित किया था कि किस तरह के अपराध में
किस श्रेणी में रखा जाएगा, सिविल में कौन सा अपराध आएगा, फौजदारी में किस तरह का अपराध आएगा, इसको अलग अलग ढंग से उन्होंने पृथक्कृत किया था, विभाजित किया था। जैसे चोरी या व्यभिचार को फौजदारी विधि में रखा गया था। जो भी व्यक्ति चोरी करता था या व्यभिचार करता था, गलत कार्य करता था, उसको फौजदारी कानून के अंतर्गत सजा दी जाती थी। और जो संपत्ति संबंधी विवाद होते थे, उन संपत्ति संबंधी विविध विवादों को दीवानी विधि के अंतर्गत रखा गया था, दीवानी विधि में सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार हमने देखा कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में शासन किस प्रकार संचालित होता था, शासन करने वाले प्रमुख केंद्रीय पदाधिकारी कौन कौन से होते थे, प्रांतीय व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती थी, भूमि के प्रकार किस प्रकार के थे, कर व्यवस्था किस प्रकार की थी और दंड व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो इसी के साथ आज का अंक समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए अंक में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।